बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेनकाब और मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। हम इस वक्त मौजूद हैं शुमाली छावनी थाने से कुछ फासले पर, जहां पर 8 मुहर्रम की रात को इसी इलाके के एक भत्ताखोर हैं, बदमाश हैं, बदनाम ज़माना लोग हैं। उन्होंने एक नौजवान जो 3 बच्चियों का बाप था, कमसिन बच्चियाँ 3, उसको बड़ी बेरहमी से भत्ता ना देने पर और मुकदमात की पैरवी करने पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 3 बच्चियों को यतीम किया इन जालिमों ने। किस तरह से किया, क्या मामलात हैं, क्या झगड़ा हुआ, इस हवाले से अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो पिछले काफ़ी अरसे से ये मुल्ज़मान जो हैं, ये करीब ही ये 3-4 घर 5 घर छोड़कर उनका घर है मुल्ज़मान का, इलाके में बदमाशी करते हैं और अहले इलाका उनसे बहुत ज़्यादा तंग हैं। उनके मुतल्लक जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि ये नौजवान अब्दुर्रहमान, जो इसकी रिहाइश ये अकब में वाक़या है, साथ ही इसने एक स्टोर भी बना रखा है। इससे वो भत्ता मांगते थे। भत्ता मांगने पर इसका झगड़ा हुआ था और पहले भी 2 मरतबा इसके घर पर और दुकान पर उन्होंने फायरिंग की। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, अगर ये दरवाज़े पर जब फायरिंग की थी तो ये गोलियों के निशान जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं, किस तरह से दरवाज़े पे ये गोलियों के निशान हैं। और इसी तरह ये जो दुकान है, उसकी दुकान के शटर पे भी उसके गोलियों के निशान नज़र आ रहे हैं। ये फायरिंग उन्होंने उस वक्त की थी जब उस पर भत्ता मांगा गया। उसने इनकार किया तो उसको डराने के लिए पहले उन्होंने यहाँ पर फायरिंग की और उसके बाद भी जब अब्दुर्रहमान जो है उसने उनकी बात ना मानी, भत्ता ना दिया और उसने उन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई, तो मुल्ज़मान जो थे उन मुकदमात में मफरूर हो गए, भागे रहे और उसके बाद भी वो भत्ते का तकाज़ा करते रहे। ना सिर्फ भत्ते का तकाज़ा करते रहे बल्कि उसको मुकदमात की पैरवी से रोकने के लिए उसको संगीन नताइज की धमकियाँ भी दे रहे थे। लेकिन अब्दुर्रहमान जो था वो अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ था। वो अपने साथ होने वाली ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा था। बार बार पुलिस के पास जाता था कि उसे अपनी जान का ख़तरा है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार नहीं किया गया। और बिलाखिर 8 मुहर्रम की रात को अब्दुर्रहमान अपनी दुकान पर मौजूद था। मगरिब की नमाज़ पढ़ के वो दुकान के बाहर खड़ा था, तो इसी दौरान जो मुल्ज़मान हैं काला डोगर, जिसको इस FIR में दफ़ा 109 में रखा गया है, उसके भाई अशरफ उर्फ नोला डोगर और असगर डोगर, ये 2 लोग आते हैं और आकर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसके नतीजे में अब्दुर्रहमान जो है यहाँ पर गोलियाँ लगने से गिर जाता है। इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल जाता है। इर्द गिर्द के लोग अपनी जानें बचाने के लिए भाग खड़ते हैं। इस वाक़े के बाद अब्दुर्रहमान को फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन वो रास्ते में ही अपनी सांस से हार जाता है। वाक़या बहुत बड़ा था इस ख़ानदान के लिए। 3 कमसिन बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ, 4 साल की बच्ची उसकी सबसे बड़ी बेटी बताई गई है और उसको यतीम कर दिया उन्होंने। इस वाक़े के बाद अहले इलाका और मकतूल का ख़ानदान जो है वो सरापा एहतजाज बन गया। उन्होंने मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी का मुतालबा किया, पुलिस के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी भी की और एहतजाज भी किया। उनका कहना था कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ पहले मुकदमात दर्ज हैं, लेकिन उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। अगर मुल्ज़मान गिरफ़्तार कर लिए जाते, पुलिस अपना काम सही तरीके से करती, तो आज अब्दुर्रहमान ज़िंदा होता, वो मनो मिट्टी तले ना दबता। ये अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो ये बाहर मेन रोड है, ज़रार शहीद रोड कहते हैं इसको, खैबर कॉलोनी का इलाका है ये। यहाँ पर उसके कत्ल के बाद जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद जो है उसकी लाश मेन रोड पर रख कर एहतजाज किया गया, टायर जलाए गए और पुलिस हुक्काम से जो है वो मुतालबा किया गया कि मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाए। अहले इलाक़ाना और अहले इलाका का जो मुतालबा था वो था कि उस वक्त तक उसको सुपुर्द खाक नहीं किया जाएगा जब तक मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार नहीं होंगे। लेकिन पुलिस अफसरान आए, उन्होंने उनको समझाया मुजाहिरीन को और बताया कि मुहर्रमुल हराम के अय्याम हैं, 9 और 10 मुहर्रम की ड्यूटी बहुत सख्त है, दहशतगर्दी के ख़तरात जो हैं वो मौजूद हैं, तो तमाम तर पुलिस वहाँ पर मौजूद है, हमें 72 घंटे का टाइम दिया जाए। ये जो कर लिया मुल्ज़मान ने, ये इनका आखिरी गुनाह था, आखिरी जुर्म था। इसके बाद उनको ना कोई गुनाह करने दिया जाएगा, ना जुर्म करने दिया जाएगा, बल्कि वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इस वाक़े के बाद जो अहले खाना है उनका मुतालबा ये था कि ये केस क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को दिया जाए। भत्ता माफिया है ये, कब्ज़ा माफिया है ये, इन्होंने यहाँ पर जो घर बनाया हुआ है वो भी कब्ज़े की जगह है।
गली की जगह थी वहाँ पर कब्ज़ा किया हुआ है। बाअसर इतने हैं और इतने लाझक हैं कि किसी को भी गोली मारने से जो वो गुरेज नहीं करते। इस वजह से लोग जो है उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए डरते थे। लेकिन इस इलाके में ये अब्दुर्रहमान एक वाहिद ऐसा नौजवान था जिसने उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि डटा रहा, उनके ख़िलाफ़ खड़ा रहा। लेकिन उसकी सुनवाई जो थी वो पुलिस के ईवानों तक ना हो सकी, पुलिस वाले उसको इंसाफ फराहम ना कर सके। अगर पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके उनको सज़ा दिलवाती, उनको जेलों में भिजवाती, तो अब्दुर्रहमान के साथ वो ना होता जो 8 मुहर्रम को उसके साथ हुआ है। बहरहाल मुज़ाहिरा इन्होंने खूब किया और सड़क ब्लॉक किए रखी, टायर जलाए। उसके बाद पुलिस अफसरान आए, उन्होंने इनको यकीन दहानी कराई कि हमें 72 घंटे की मोहलत दी जाए। 72 घंटे बाद मुहर्रम की ड्यूटी से हम फारिग होकर फिर इस केस के हम पीछे होंगे और ये मुल्ज़मान जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अब मुल्ज़मान जो हैं वो अपने घरों को ताले लगा कर फ़रार हैं। अहले खाना इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अब्दुर्रहमान की कम सिन छोटी छोटी बच्चियाँ जो यतीमी की हालत में हैं वो अपने बाप के कातलों की गिरफ़्तारी या इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जो मुल्ज़मान का घर है उस तरफ भी जाते हैं और तो आपको दिखाते हैं कि वो अपने घरों को ताले लगाकर मफरूर हैं, गायब हैं और जिस जगह पर उन्होंने कब्ज़ा करके घर बनाया हुआ है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं काला डोगर, अशरफ उर्फ नोला डोगर और असगर डोगर के घर के बाहर। मेरा कैमरा ना आपको दिखाए तो ये उसके घर को ताला लगा हुआ है और वो घर को ताले लगाकर तमाम अहले खाना समेत जो है वो फ़रार हैं, घर पे मौजूद नहीं है। ये इस वकूए के बाद वो यहाँ से भाग गए थे। यहाँ से कुछ 4 घर छोड़ के मकतूल का घर है जहाँ पर इन्होंने ये वारदात की है, अब्दुर्रहमान को कत्ल किया है। इस ख़ानदान के मुतल्लिक जो अहले खाना है और अहले मोहल्ला जो हैं उनका कहना है कि ये नाजायज़ फ़रोश हैं, जुए का काम ये करते हैं, सूद का काम ये करते हैं। बल्कि अहले मोहल्ला का यहाँ तक तो कहना है कि इनके घर की जो ख़वातीन हैं वो भी सूद पर रकम देती हैं और इन्होंने जब अपनी सूद की रकम और अपनी रकम वसूल करनी होती है तो ये लोगों के साथ जाकर बदमाशी करते हैं, किसी के भी घर जाकर गोली चला देते हैं। इनको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, ना किसी CCD का खौफ है, ना मुकामी पुलिस का खौफ है। हालांकि यहाँ से कुछ फासले पर ही शुमाली छावनी गोल चक्कर है, वहाँ पर CCD वाले जो हैं उनका भी थाना है, वो भी वहाँ पर बैठते हैं, पुलिस स्टेशन भी है, इन्वेस्टिगेशन वाले भी हैं, लेकिन वो इनकी गिरफ्त से बाहर हैं। उनकी नज़र आज तक यहाँ पर नहीं पड़ी। हालांकि इनके ख़िलाफ़ मुकदमात जो थे वो चल रहे थे, FIRs दर्ज थीं, उसके बावजूद भी पुलिस जो है इनका कुछ नहीं कर सकी। खुलेआम इलाके में दंदनाते फिरते हैं, जिसका जी चाहे जिस मर्ज़ी को चाहे धमकी भी लगा देता है और किसी के साथ मारपीट भी करता है। लेकिन आवाज़ उठाने वाला एक ही शख्स था, अब्दुर्रहमान, जिसको इन्होंने गोलियों का निशाना बनाकर उसको भून डाला, उसको अब्दी नींद सुला दिया। अब देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो क्या करती है, या इस केस को CCD के हवाले किया जाएगा। अगर CCD के हवाले किया जाता है इस केस को तो फिर इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो की जाएगी जो CCD कर रही है, या इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास ही FIR रहेगी, तफ्तीश वही करेंगे और वही इनको गिरफ़्तार करके इनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, इनको अदालतों में पेश करेंगे। ये अब आने वाला वक्त पता करेगा, क्योंकि पुलिस अफसरान ने जो टाइम दिया था वो 72 घंटे का टाइम दिया था और 72 घंटे जो हैं वो गुजर चुके हैं, लेकिन मुल्ज़मान के मुतल्लिक अभी कुछ पता नहीं, वो गिरफ़्तार नहीं हुए, अभी तक वो मफरूर हैं। और ज़ाहिरी बात है अब वो मफरूर हैं तो उन्होंने पहले मुकदमात की पैरवी से बाज रहने के लिए अब्दुर्रहमान को कत्ल किया। अब एक ये कत्ल का मुकदमा जो दर्ज हुआ है, इस मुकदमे के बाद देखते हैं कि अब मुल्ज़मान का अगला स्टेप क्या होगा। वो मुतासरा ख़ानदान को, मकतूल ख़ानदान को मज़ीद थ्रेट करेंगे, मज़ीद धमकाएंगे, उनका को मज़ीद जानी नुकसान करेंगे, या पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है पुलिस पर। देखना है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है इस केस को किस तरह से लेती है, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करती है या नहीं करती, या ये केस जो है CCD अपने हैंड ओवर ले लेगी और उनको मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके उनको करार वाक़ई सज़ा देगी। अब इस हवाले से हमारे साथ
जो मकतूल अब्दुर्रहमान है उसके भाई, उसकी वालदा और जो वालिद हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे तमाम तर तफसीलात जो हैं वो लेकर आपको बयान करेंगे कि उनका क्या कहना है इस सारे केस के हवाले से, कब से उनकी दुश्मनी शुरू हुई, क्या भत्ता मांगा था उन्होंने, कब उन्होंने फायरिंग की और मकतूल अब्दुर्रहमान को जिस तरह से उन्होंने कत्ल किया, इस बारे में डिटेल उनसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलक तैयब ऐवान जो मकतूल अब्दुर्रहमान के भाई हैं। इनसे जानते हैं कि डोगर फैमिली जो है यहाँ की, जो एक नटोरियस फैमिली है, नाजायज़ फ़रोश हैं, लोग इनसे डरते हैं, सूद का कारोबार करते हैं ये। उनके साथ इनकी दुश्मनी क्या थी, किस बात पे झगड़ा शुरू हुआ, कब कब उन्होंने इन पर हमला किया और अब्दुर्रहमान को किस तरह से उन्होंने कत्ल किया, इस हवाले से डिटेल में तैयब से जानते हैं। जी तैयब, ज़रा बताइएगा कि आप लोग की इन लोगों के साथ कब दुश्मनी शुरू हुई है और क्या मामला हुए और आपके भाई को किस तरह से इन्होंने कत्ल किया? जी ये अप्रैल 2025 में आते हैं और मेरे भाई से, जो कि उन्होंने अपनी शॉप बनाई हुई थी, प्रॉपर उन्होंने रजिस्टर्ड करवाई थी कंपनी, और इसके हलाल के लिए वो अपनी शॉप चलाते थे। इनमें से मल्टीपल्स टाइम पहले भी आ चुके थे कि जी आप हमें 4000 दे दें, दूसरी दफ़ा आए 10,000 दे दें। मल्टीपल्स टाइम इन्होंने पैसों की डिमांड की। उसने कहा मैं नहीं दे सकता, आप भत्ता बाहर से जाके लो, मैं नहीं दूँगा। 2 से 3 दफ़ा कंटिन्यूसली ये आते रहे हैं, उसने नहीं दिया, इनकार किया। देन इन्होंने वेपन्स के साथ 8 से 10 बंदे आए हैं, ठीक है। इन्होंने आके मेरे भाई अपनी शॉप के बाहर, पिछली गर्मियों की बात है कि वो बैठे हुए थे अपनी बड़ी बेटी के साथ, जो कि बच्ची की उम्र अब 4 साल, वो बैठे हुए थे। उसकी बच्ची के सामने इन्होंने 8 से 10 बंदों ने रॉड्स के साथ, वेपन्स के बट के साथ उनको बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन में ना डाल दिया। उसको मुझे पता चलता है, मैं आता हूँ, मैं जॉब पे था, अचानक आके मैं उसे तिब्बी इमदाद के लिए सर्विसेज ले जाता हूँ। अभी हम वहाँ होते हैं, पीछे से वो फिर मरकज़ी मुलज़म आता है, सेम डे सेम टाइम। ये असगर डोगर, हैदर डोगर, ये आते हैं और ये फिर दोबारा फायरिंग कर जाते हैं, ठीक है। फायरिंग करके मेरी वालदा और वालिद टेरेस पे खड़े होते हैं, ग्रिल की बैक साइड पे, अंदर वाली साइड पे। इन्होंने उनकी तरफ फायर किया है, जो कि ग्रिल में एक साइड से गए हैं और दूसरी साइड से अल्लाह ने बस वो एक रखा हुआ था कि निकले नहीं हैं। अगर वो निकलते तो वो भी वालिद वालदा को लगते, ठीक है। उसके बाद वो फायरिंग करके चले गए हैं। मैं भाई को लेके आया हूँ, हमने FIR लॉन्च करवाई। FIR लॉन्च करवाने के बाद दूसरी अटैम्प्ट इन्होंने की सुबह 6 बजे, ठीक है। वो भी इन्होंने इसी तरह किया कि मुझे उन्होंने टारगेट किया हुआ था, चूँकि मैं कार्रवाई जो है कानूनी कर रहा था अपनी वो ज़ेर निगरानी में, ठीक है। और मैं अपनी रात को 2 बजे फार्मेसी से आया हूँ। उस दिन मैं सुबह 6 बजे आया हूँ, 2 बजे की बजाय 6 बजे मैं आके मैंने बाइक खड़ी की और मैं ऊपर गया हूँ, ठीक है। ऊपर जाते ही इन्होंने पहले से मेरा वो रैकी जिसे कह लें या थरा कह लें, इन्होंने फिट किया हुआ था। और ये 2 मुलजमान आए हैं, असगर और हैदर, 3 पिस्टल थे इनके पास, ठीक है। इन्होंने आके 30+ फायर किए हैं मेरे गेट पे, मेरे भाई की दुकान के शटर पे और मेरे घर पे, जिसके निशान अभी भी आपको इस इंटरव्यू में आप चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट हुई। थर्ड अटैम्प्ट पे फिर इन्होंने मेरे भाई पे हमला किया, जिसमें एक चाकू 12 इंच से बड़ा चाकू था जो कुर्बानी के लिए होता है, और एक पेचकस नुकीला, वो लेके आए और भाई ने और मेरे कज़न खड़े हुए थे, उन्होंने मौके पे इन्हें पकड़ लिया, ठीक है। वो हमने हवाला पुलिस कर दी है, 15 पे कॉल की, पुलिस वाले उन्हें ले गए। पुलिस वाले क्या करते थे कि पुलिस वाले जो रुमान साहब थे, फिर इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज, वो उनको पता था कि मल्टीपल्स टाइम ये हो गया, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा। अच्छा, मुझे यही हैरानगी है तैयब, ये 3 वकूए हो गए, फायरिंग भी की, 2 दफ़ा आपके भाई पे मर्डर अटैम्प्ट भी हो गई, फिर उसके बाद आपने बताया कि मस्जिद नमाज पढ़ने गया, वहाँ भी असला लेके उसको डराया उन्होंने, चौथी अटैम्प्ट थी। तो पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने आज तक इनको गिरफ्तार ही नहीं किया। गिरफ्तार सर जी क्या करते थे, मैं रात को 4 से 2 बजे तक ड्यूटी करता था। पुलिस वालों को जब पूछते थे जी आज हम गिरफ़्तार करेंगे, कल करेंगे, मैं आपको पर्सनली बताऊं कि मैं खुद सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक इनकी रैकियाँ लगाता था, इनको पकड़ता था हफ्ता मेहनत करके और पुलिस के हवाले करता था। पुलिस क्या करती थी, 1-2 दफ़ा तो इन्होंने ये किया कि पैसे लेके हमें बताए बगैर छोड़ देते थे। कोई मुलज़म थे, नामजद मुलज़म, ठीक है। कोई रोज़नामचे में इन नहीं करते थे उन्हें, इलीगल डिटेंशन में, मतलब कि क्या ही उन्हें
चाहिए था कि वो रोज़ नामचे में उसे इन करते कि जी फ़लाँ मुलजिम फ़लाँ केस का हमने पकड़ लिया, ठीक है। हम ये भी क्रेडिट नहीं अपने सर लेते थे कि हमने पकड़ा, ठीक है। जब पुलिस नहीं करेगी तो फिर एट दी एंड हमने ही एफर्ट करनी थी। तो हमने 2 से 3 दफ़ा इन्हें मुलजमान दिए हैं, ठीक है। जो मुतलका इंचार्ज साहब थे, जो SHO साहब थे, वो उन्हें जी पैसे लेके और छोड़ देते थे, ठीक है। अब चौथी अटैम्प्ट इस रमज़ान के आखिरी अशरे में हुई है कि मेरे भरे भाई असर की नमाज़ के लिए ये करीबी वॉकिंग डिस्टेंस पे मस्जिद है, वहाँ जा रहे थे। मेन रोड है ये ज़रार शहीद रोड, यहाँ पे उसने खड़े होके भाई को पिस्टल दिखाया और पिस्टल का इशारा किया। भाई मतलब डे फर्स्ट से लेकर हमने आज तक कोई लीगल काम नहीं किया, कोई वेपन्स नहीं इलीगल रखे, हमने जस्ट कानूनी कार्रवाई पे ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दी है। अब भाई के पास कोई चीज़ नहीं थी, भाई भाग के मस्जिद में चले गए, ठीक है। अब वो मस्जिद में पीछे नहीं आया। अब उसकी मैं एप्लीकेशन लिखवाता हूँ, अफ्तारी के बाद मुझे पता चलता है। मैं एप्लीकेशन लिखवा के तैयब फ़ारूक साहब थे SHO, मैं उनके पास जाता हूँ, वो कहते हैं भाई मुझे गवाह देंगे तो मैं पर्चा दूँगा। मैं उन्हें कहता हूँ कि सर ये कोई पहली FIR नहीं मैं आपके पास लेके आया, मेरे 3 ऑन रिकॉर्ड FIR रजिस्टर्ड है कि मेरे साथ ये अटैम्प्ट्स हो गई हुई हैं, मेरे भाई के पे अटैम्प्ट्स हो गई हैं। मगर उन्होंने मतलब जिसे कह लें कि FIR देने से इनकार कर दिया, जिसका मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में भी रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है। अब आके न्यू अफसरान आए हैं, SP साहब आए हैं, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज न्यू आए हैं और SHO साहब न्यू आए हैं। उन्होंने इस बात का एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर रहे हैं वो, ठीक है। उन्होंने खुद आके इस पे वर्किंग शुरू की है और प्रोग्रेस हमें कुछ नज़र भी आ रही है। अच्छा, उस 8 मुहर्रम की रात को जो वक़ूआ हुआ, आपके भाई पर अटैक हुआ, उसकी डेथ होगी, वो उसके मुतालिक बताएं कि क्या वाक़या हुआ। उसके हवाले से ये था कि मुझे 8 मुहर्रम की सारा दिन भाई मेरे राब्ते में थे और ये अटैम्प्ट होने से पहले जो मर्डर अटैम्प्ट हुई है ना, इससे पहले मेरे साथ भाई ने 10 मिनट पहले बात की है और उसने कहा कि यार आप आ जाओ, तो मैं आज शॉप जल्दी बंद करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैं उठाऊँ अपने बेड से और मैं फ़्रेश होने के लिए गया हूँ, तो मैं अभी निकला ही हूँ तो मुझे पता चला फायरिंग है। मैं आया हूँ तो उसमें ये हुआ कि असगर डोगर, नोला डोगर, मंगा डोगर और एक इनका वो बच्चा है, वो भी इसी खाते में ही है, वो आए हैं। उन्होंने सबसे पहले बाहर खड़े होके फायर मारा मेरे भाई को, जो कि दिल पे लगा और पीछे से ये निकला है बैकबोन से, जिससे उसके ये जो गर्दन की हड्डी है ये डैमेज हुई है, जो कि उसे सीरियस लगी है, ठीक है। क्रिटिकल सिचुएशन में इन किया जिसने। उसके बाद हुआ ये है कि उन्होंने दोबारा फायर मारे हैं, करीब जाके ना थोड़ा फिर फायर मारे हैं। जब उन्हें पता चला भाई मतलब गिर गए हैं, गिर के भाई बाहर को आए हैं शॉप से, ना उसके पास कोई चीज़ थी कि वो भी आगे से जवाबी कार्रवाई करता, कुछ नहीं था। वो बाहर आया, उन्होंने बाहर फिर आके उन्होंने दूसरे भाई ने फायर मारे हैं, ठीक है। और बाद में टांग से हिला के देखा कि तसल्ली करते रहे। उसके बाद पास एम्प्टी क्रेट पड़ा हुआ था बॉटल्स का, कांच की बॉटल्स का। वो दोनों भाइयों ने वो दोनों हाथों से निकाल के उसके सर पे मारी हैं, ठीक है। मार के उसको बाद में ठुड्डे मार के, और आप यकीन जानिए कि गाली गलोच करते हुए वो गए हैं। मेरे पास जिसे कह लें कि शवाहिद मौजूद हैं इस बात के कि उन्होंने वेपन्स पकड़े हुए हैं हाथ में, ठीक है। तो वो दंदनाते गए हैं, ना उनको कोई डर ना कुछ, सिर्फ क्या कि वो डे फर्स्ट से मतलब कि बचपन से देखते आ रहे हैं, मेरी रिहाइश इधर ही है, बचपन से देखते आ रहे हैं। जुए का कारोबार इनका है, नजायज़ फरोशी इनके पास है, अंग्रेज़ी असला इनके पास है, रशियन मतलब एक वलैती काम होता है असले में, ठीक है। वो मतलब इतनी महंगी गन्स इनके पास हैं, इतने महंगे पिस्टल्स इनके पास हैं। उसके बाद इनकी जो लेडीज़ हैं उनका काम ये है कि उन्होंने सूद पे पैसे देने हैं, और जो गरीब आदमी इनसे सूद से पैसे लेता है वो अदा नहीं कर सकता तो उनके घर जाते हैं, उनका एयर कूलर उठा लाए, ठीक है, उनका AC उठा लिया, उनकी फ्रिज उठा ली। इस तरह इन्होंने अपने घर में चीज़ें रखी हैं, ठीक है। और यही काम, और इनके मर्द जो थे वो भत्ता रिसीव करते थे। अच्छा, ये जब आपके भाई का मर्डर हुआ यहाँ पर, पुलिस कितनी देर बाद आई है मौके पर? पुलिस जो है, चूँकि आपको भी पता है कि 8वां मुहर्रम था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, तो पुलिस थोड़ा टाइम से आई है और कुछ सिग्नल्स का भी इशू था, ठीक है, जिसमें पहले तो हमारी कॉल्स नहीं मिली, ठीक है। कॉल्स मिलके मैंने SHO को से रब्ता किया, उसने फिर स्पेशल अपनी नफरी भेजी है और ऑन द स्पॉट SP साहब भी आ गए थे, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज साहब भी आ गए थे, और जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज साहब हैं उन्होंने तो डे फर्स्ट से ही वर्किंग स्टार्ट कर दी थी,
ठीक है, और सेम डे में मेरी एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई है पुलिस जब आई है आकर उनके घर रेड किया गई है पुलिस, तो घर कोई नहीं मिला? जी बिल्कुल की है। जब उन्होंने ये इंसिडेंट किया है उससे पहले उनकी लेडीज़, उनके बच्चे, उनका जो ज़रूरत का सामान था वो उठा के रिक्शों में, पिकअप में वो अपने मूव कर दिया उन्होंने। उसके बाद उनके मर्द आए हैं, प्लानिंग थी ना प्रॉपर, ठीक है, तो वो प्लानिंग के साथ उन्होंने वर्किंग ये सारा इंसिडेंट किया है। तो ये जो बताएं मुझे, जो पिछली एफआईआर्स आपने 3 दर्ज करवाई थी उनका क्या स्टेटस है? उनमें मुलजमान बेल पर हैं, उनकी कोई जमानतें खारिज हैं, मफरूर थे, क्या स्टेटस है उनका? सर उनमें इनके जितने भी हमारे 5 मुलजमान थे, ठीक है, उनमें से सब के सब पीओ थे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने पीओ नहीं किए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले जो हमारा, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, सॉरी, जो हमारी फ़र्स्ट मतलब कि एफआईआर थी उसमें जो जुर्म इम्प्लीमेंट होते थे इन्होंने वो ही नहीं किए पुलिस ने, ठीक है। एएसआई बाड़ी साहब थे, उन्होंने, मैंने बहस की मैंने कि भाई इस पे 506 इम्प्लीमेंट होती है। वो कहते नहीं जी नहीं 440 होती है। उन्होंने एक माइनर से ऑफेंस लगा के बेलेबल उन्होंने एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी, जबकि मैं उन्हें कहता रहा हूँ कि जी 506 भी इस पे इम्प्लीमेंट होती है। अगर आप 780 नहीं लगा सकते 324 तो लगाएं या इससे कोई रेलिवेंट लगाएं जो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, ठीक है। पहले इन्होंने रजिस्टर्ड कर दी 440 की एफआईआर, उसके बाद मैंने डीआईजी ऑपरेशन, उसके बाद एसपी ऑपरेशन के पास पेश हो के अपनी दफ़ात आज़ाद करवाई। दफ़ात आज़ाद होने के बाद इन पे वर्किंग करवाई, ठीक है। ना इन्होंने भत्ते की लगाई, कहते जी भत्ते की नहीं लगा सकते, भत्ते की जो होती है जुर्म होता है उसको इंस्पेक्टर लेवल पे बंदा इंटरोगेट करता है, हम नहीं ऐसे करेंगे, ठीक है। इंचार्ज साहब कहते मैं तो नहीं करूँगा, अगर आप कहोगे थानेदार तो थानेदार वाली, जो थानेदार डील करता है जिन ऑफेंस को, हम वो उस पर रजिस्टर्ड करेंगे। अब ये इश्तिहारी हैं उन मुकदमात में? सबसे पहले बात कि ये सब हमने पीछे लग के पीओस करवाए हैं, इन्हें कोई भी इन्होंने पीओ नहीं किया। जब आपको पता है कि 1 महीना गुजर गया, 2 महीने, 4 महीने गुजर गए, आप पीओ करो, इश्तिहार वारंट करो, इन्होंने कोई वर्किंग नहीं की। बाद में मैंने इनके पीछे लग के ऊपर अफसरान बाला के पास पेश हो के, ठीक है, मैंने अपने इनको पीओस करवाया, पैसे दे के मैंने पीओस करवाया पुलिस को, ठीक है। पीओस हुए हैं, उसके बाद भी पूरा साल गुजर गया कि मजाल है कि इन्होंने कोई बंदा पकड़ा हो। और ये यही इलाके में फिरा करते थे? सरेआम फिरते थे सर, सरेआम फिरते थे। वेपन्स हर टाइम इनके साथ होते थे, अप्लाइड फॉर होंडे होते हैं इनके पास। अब आप या मैं एक मतलब मिडिल क्लास हैं और हम जो परफॉर्म करने वाले बंदे हैं, हम तो नहीं रोज़ अपना 1 to 5 बदलते, ठीक है। एक लिमिट्स होती हैं ना, तो ये मतलब कि हराम की कमाई थी। हर नए दिन नए पिस्टल्स होते थे, नए 1 to 5 होते थे और दंदनाते फिरते थे। और पुलिस को कहते थे, पुलिस कहती थी जी आपने पकड़वाना है, हमने तो नहीं पकड़ना। आप क्या समझते हैं कि आपके भाई की जान जिन लोगों ने ली है उसकी ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं पुलिस भी है? बिल्कुल सर, इसकी जो ज़िम्मेदार है ना, मैंने इन्हें बड़ा कैटेगोरिकली बोला था एसएचओ को कि अगर मेरे भाई को या मुझे कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप लोग होंगे। रुमान इकबाल नेम था एसएचओ का, उन्होंने ज़ीरो वर्किंग की। मैंने इन्हें कहा कि मेरे घर पे 3 अटैम्प्ट्स हो गई हैं, आपको ही हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस पे वर्किंग करें, हमें एटलीस्ट एक मुलाजिम दें जो हमारे घर में खड़ा हो, घर के बाहर खड़ा हो, हमें इसको एक मतलब मेंटली सेटिस्फेक्शन तो होगी। मगर उन्होंने कहा जी हमें अलाउ नहीं है, मेरे पास एक्सेस नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, तो हमें कुछ भी नहीं मतलब कि वो सेफ्टी दी गई। ये जो नाजायज़ फरोशी करते थे, जुए का बता रहे हैं आप लोग, और अपना सूद का काम है, कब्ज़े का काम है, लोगों से भत्ता मांगते थे, इसका मतलब इनकी पुलिस के साथ सेटिंग थी, इनकी पुलिस को पैसे वैसे भरते थे ये? सर ये मेरे बताना वो जिसे कह लें कि मैटर नहीं करता। मैं ऑन रिकॉर्ड इनका CNIC आपको देता हूँ, आप अपने इंटरव्यू पे ये चलाइएगा। इनके 30+ केसेस हैं जो गैम्बलिंग के इन पर रजिस्टर्ड है, ठीक है, 30+ केसेस जो गैम्बलिंग के इन पर रजिस्टर्ड है। तो पूरे अहले मोहल्ला को पता है कि इनके घर में, हम अपनी आंखों से देखते रहेंगे, 50 से ज़्यादा बंदे आते थे जुए के लिए। प्रॉपर इन्होंने ये जो कब्ज़े वाली जगह बनाई है ना, बड़ा कमरा, इसमें सिर्फ जुआ करवाते थे ये, ठीक है। 50 एट अ टाइम बंदे इनके घर में बैठ के जुआ खेलते थे और इन पे 30+ मुकदमात रजिस्टर्ड हैं गैम्बलिंग के, ठीक है। अब आप क्या डिमांड करते हैं पुलिस से? क्या आपकी तवक्को है कि आपको इंसाफ मिलेगा? आपका केस इन्वेस्टिगेशन वालों के पास है, अब आया कि ये केस आपका CCD को ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा, आप क्या कहते हैं? सर इसमें जो है वर्किंग सारी एजेंसीज़ कर रही हैं,
ठीक है। जो नए अफसरान आए हैं ये नो डाउट के बहुत अच्छी एफर्ट पुट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो इंचार्ज हैं वो भी इस पे वर्किंग कर रहे हैं। ईच एंड एवरी एजेंसी जो है वो वर्किंग इस पे कर रही है ऑलरेडी। और जिस दिन से ये अटैम्प्ट हुई है मेरे भाई की, उस दिन से वर्किंग स्टार्ट है। और शायद वो उनको बताने की ज़रूरत नहीं, हमें नज़र भी आ रही है, ठीक है। तो काश ये वर्किंग मतलब रुमान साहब जो SHO थे वो अपने दौर में कर लेते, आज मेरा भाई तो ना अल्लाह को प्यारा होता। और इतनी बेदर्दी की मौत उसे मतलब नसीब हुई। तो ये इनका एरर था, जो प्रीवियस अफसरान थे ये उनकी तरफ एरर था। ये उन्हें बड़ा वो कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ कि ये उनकी नेग्लिजेंसी थी कि मैं बोल बोल कर थक गया हूँ, रिक्वेस्ट कर कर के थक गया हूँ। तो वो कहते थे जी हम आज यहाँ बिज़ी हैं, हम वहाँ बिज़ी हैं, बस इसी तरह टाल मटोल। आपने अब्दुर्रहमान की मैयत बाहर रोड पर रखकर मुजाहरा भी किया, टायर भी जलाए, अब मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया, तो अफसरान मौके पर आए थे, उन्होंने क्या कहा आपको, क्या तसल्ली दी आप? सर अफसरान जो है वो मौके पे जब इनसे मर्डर हुआ है मौके पे भी आए थे और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बोला था कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम आपके जो मुलजमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, ठीक है। और कंटिन्यूसली वो अगेन जब हमने वो प्रोटेस्ट किया वो दोबारा आए हैं और दोबारा आके उन्होंने फिर आके बड़ी बहुत तसल्ली उन्होंने दी है। तसल्ली नहीं कह सकते, मतलब कि वो बड़ी हौसला कह लें या जो भी आप कह लें कि उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बोला है कि आपको हम मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अभी कोई मुलजम पकड़े गए हैं या उनके कोई रिश्तेदार, उनके कुछ दोस्त अहबाब जहाँ पर वो मतलब कि पनाह ले सकते हैं, उनमें से किसी की कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? सर उसका ये है कि इन्होंने जो पुलिस है हमारी मुतलका, इन्होंने आउट ऑफ द स्टेशन और लाहौर के अंदर मल्टीपल जगह पे रेड्स की हैं। वो चूँकि एक क्रिमिनल माइंड बंदे हैं, ठीक है, बचपन से शायद उन्होंने वो उनके बड़े भी यही काम करते रहे हैं, तो शायद वो इतने चालाक और मकार हैं कि वो अपना काम जहाँ एक स्टे करते हैं वहाँ से जब मूव करते हैं तो वो पिछले निशान अपने ख़त्म करके जाते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ी तखीर हो रही है, मगर हमें अपने वो अपना जो अदारे हैं उन पे पूरा यकीन है कि वो इंशाल्लाह हमें इंसाफ फराहम करेंगे। बिल्कुल जी, आपने तैयब की गुफ्तगू सुनी बहुत डिटेल में। तैयब ने इस दुश्मनी के हवाले से और मुलजमान ने किस किस तरह से इनके ख़ानदान पर जुल्म किए, इसके भाई पर अटैम्प्ट की, वो सारा डिटेल में बताया है। इस हवाले से अब्दुर्रहमान मकतूल जो हैं उनके दीगर फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनके भी तासरात जो हैं आपको बताते हैं। मकतूल अब्दुर्रहमान की वालदा कौसर परवीन इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि 8 मुहर्रम की रात को क्या हुआ था और कौन कौन मुलज़म थे जिन्होंने आके उनके बेटे का कत्ल किया और उसके पीछे की क्या कहानी है, वो उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम। माजी बताइएगा कि क्या वाक़या हुआ और इनसे क्या दुश्मनी थी आपके बेटे की? मेरे बेटे की कोई दुश्मनी नहीं थी, बस यही थे, आते थे दहशत फैलाते थे, पैसे मांगते थे, कहते थे पैसे दो, कभी मोटरसाइकिल मांगते थे, कभी कोई मुतालबा। उसने कहा मैं हक लाल की कमाई आप लोगों को क्यों दूँ, मेरी छोटी छोटी बच्ची है मैं उनके लिए कमाता हूँ, मुझे क्यों तंग करते हो। ऐसे ही आए, आके 3-4 लोग आए, आके तो उसे मार रही, सर पे मारा, कुर्सियाँ मारी, रॉड मारे, उसे ऐसे मार के फेंक गए, अपनी तरफ से वो मार के फेंक गए। फिर बाद में भाई आए, उसको हॉस्पिटल लेके गए, वो फिर बाद में ठीक हो गया। ज़ख़म थे, ये कि शुक्र है अल्लाह का, हड्डी बच गई थी, दिमाग पे लगी थी, ज़्यादा गहरी चोट नहीं आई, वो बच गया था। लेकिन अब जो परसों का वाक़या, वो दुकान पे बैठा डायरी पे लिख रहा था, सौदे लिख रहा था, उसने देखा वो हेलमेट पहन के 2 लोग आए, आते सार उसने पहली गोली दिल पे मारी है, दूसरी मारी, तीसरी मारी है। जब वो ऐसे बैठा गिर गया है, फिर उसे सारी गोलियां उसकी छंदनी कर दिया, उसको बाजू पे, टांगों पे, नलों पे। फिर भी तसल्ली नहीं आई, फिर दूसरा उठा, उसने बोतलें मार मार के उसका सिर खोल दिया है। फिर भी तसल्ली नहीं आई, फिर उसे ठुड्डे मार, जब वो गिर गया है फिर उसे ठुड्डे मारते रहे हैं। देखो इतना जुल्म, इतना जुल्म। पाजी, पहले जो पर्चे दर्ज करवाए थे, पहले जो उस पर हमला हुआ था, पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया? गिरफ्तार कर लेते थे, बाद में छोड़ देते थे। ये नहीं हमें पता क्यों छोड़ते थे, क्या रिश्तेदारी निकालते थे, क्या लेते थे, क्या खाते थे, छोड़ देते थे।
वो फिर आके फिर धमकियाँ लगाते थे। अब फिर मेरे छोटे बच्चों को भी हद धमकियाँ लगा रहे हैं। अब मैं जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं? एक मेरा शेर चले गया है, मुझे दोनों दूसरे शेरों की फिक्र है, मैं कहाँ लेके जाऊं? वो लोगों को तो इतने ठिकाने हैं, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मैं अपने बेटे लेके कहाँ छुप जाऊं? मेरा एक चले गया, चांदनी कर दिया, मैं तो वही नहीं भूल रही। मेरी छोटी छोटी पोतियाँ, 3 पोतियाँ मेरी, उनका कौन वारस है? उनको कौन कमा के खिलाएगा? कौन वारस बनेगा उनका? कोई किसी को नहीं पूछता, उनको कौन पूछेगा? मेरी यही दरख्वास्त है, मेरा यही है। मरियम नवाज से मैं यही कहती हूँ, तुम्हें तेरे बेटे का वास्ता, इस माँ का दुख समझ, इस माँ का दर्द समझ, कातिल मेरे सामने ला। ऐसी चौक पे सरेआम हो, चंदनी हो, फिर मुझे सुकून आएगा। मेरे बेटे पे 3 दिन हमले हुए, आखिरी हमला मेरे बेटे को ले गया। देखो वो दांतरे फिर रहे हैं, उनको कोई पकड़ता नहीं है। मैं साल हो गया धक्के अपने बेटों के साथ खा रही हूँ, मेरी किसी ने नहीं सुनी, अभी तक वो पकड़े नहीं गए। सरेआम सारे लोगों के सामने मेरे बेटे को कोई उठाता नहीं था, उनकी डर की वजह से, दहशत की वजह से मेरा बेटा उधर ही पड़ा रहा है, कोई उठाता नहीं। जब जख्मी करके फेंके तब भी कोई नहीं उठा रहा, हम पीट नहीं है, कोई नहीं। फिर मेरा बेटा आया है, जो भी आया है उसे फ़ोन किया, वो बुलाया, वो उठा के लेके गया है। हम जाएं तो कहाँ जाएं, किधर जाएं, हमें बताएं। अब मेरा एक शेर चले गया, मेरे दूसरे शेरों की फिक्र है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बेटे को कुछ हो गया, मैं सड़क पे सरेआम जान दे दूँगी। मरियम नवाज से यही अपील है, मुझे इंसाफ मिले, मेरे बेटे का कातिल मिल जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मैं उजड़ी हूँ, कोई माँ ना उजड़े, जैसे मैं जख्मी हुई, मेरा बेटा चांदनी हुआ है, कोई और माँ का लाल ना चांदनी हो। बस मेरी यही दरख्वास्त है, इन लोगों के हाथ बहुत दूर है, बस इनको गिरफ्तार करो, इनको चांदनी करो मेरे सामने, मुझे फिर सुकून आएगा। वाजी, मुझे बताइएगा कि आपके बेटे को तो उन्होंने मारा, कत्ल किया, क्या आप क्या समझती हैं कि अगर पुलिस मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती, जो पहले FIR दर्ज थी, इसके अलावा भी बहुत सी FIR उनके ख़िलाफ़ दर्ज हैं, तो पुलिस की नेग्लिजेंसी, गफलत है कहीं? आपके बेटे के मौत की ज़िम्मेदार पुलिस भी कहीं ना कहीं है? जाहिर है, जब हम पर्चा करवाते हैं, पकड़वा के आते हैं, वो फिर छोड़ देते हैं। क्या वजह, क्यों छोड़ते हैं वो? इसलिए कि जाओ फिर मार के आओ, नया कत्ल करके आओ, नई माँ की गोद उजाड़ के आओ, नई माँ को उजाड़ के आओ, किसी माँ का शेर और मार के आओ, तो फिर हमारे पास आओ, फिर वो आएंगे, इसी इंतज़ार में। बिल्कुल जी, आपने मकतूल अब्दुर्रहमान की वालदा कौसर परवीन की दुहाई भी सुनी। वज़ीर आला पंजाब से उन्होंने अपील की है कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए, मुलज़मों को सरेआम चौक में उसी तरह छलनी किया जाए जैसे उसके बेटे को छलनी किया गया। मकतूल की बेवा है, उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी आपको गुफ्तगू सुनवाते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं, क्या वो कहती हैं। मकतूल अब्दुर्रहमान की बेवा अनम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं उनसे कि ये वाक़या सारा क्या था और जो मुल्ज़मान हैं उनके साथ क्या दुश्मनी थी, क्या वजह थी जो वो पिछले कुछ साल, 1.5 साल से उसकी जान के दुश्मन थे। अनम, ज़रा बताइएगा हमें कि क्या सारा मामला था और 8 मुहर्रम की रात को जो है वो क्या वाक़या पेश आया? जी, ये बात 1 साल पहले की बात है। साल पहले अब्दुर्रहमान और अनाया, जो उनकी बेटी है भरी, भाई बैठे हुए थे, तो इन्होंने आके अब्दुर्रहमान को मारना शुरू कर दिया। ना कोई बात थी ना कुछ, बेसिक मसला यही था कि वो हमारे दरवाजे के सामने घारी खड़ी करते थे, हमने आना जाना होता था। अब्दुर्रहमान ने यही कहा इनको साइड पे कर दो। भत्ता भी मांगते थे, पैसे मांगते थे वो आपके भावन से? ये था, अब्दुर्रहमान ने ये कह दिया। दूसरी बात ये थी कि अब्दुर्रहमान से उन्होंने कहा कि हमें पैसे दो, अब्दुर्रहमान ने इनकार कर दिया। फिर एक दफ़ा वो आए हैं, उन्होंने कहा अपनी गाड़ी दो, बाइक मांगते थे उनसे। फिर अब्दुर्रहमान ईद की नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं, ईद की नमाज में भी वो इनके सामने आके मुझे घर आके बताया यार इस तरह उन्होंने मुझे खड़ा किया और मुझसे पैसे मांग रहे थे। मैंने कहा चाचू
कहते मैंने फिर उन्हें इज्जत दी है कि चाचू जी मैं तो हुण दे आया फितराना वगैरह जो भी है, तो तुसीं पहले मैनूं दस दे तो चलो मैं तुहानूं दे दिंदा, हुण मेरी जेब खाली है, चलो हुण ना मैं तुहानूं फिर दे देवांगा। आके वो अपने बच्चों से ईद वगैरह मिले हैं। फिर बाद में अनाया और ऐसे अब्दुर्रहमान बैठे हुए हैं बाहर। अनाया बाहर जाती होती थी 5 बजे के करीब ना, ये ट्यूशन से आ जाती थी, तो बाहर बैठ के पापा के साथ फुटबॉल वगैरह खेलती थी, साइकिल चलाती थी। इसके पापा ने इसको साइकिल चलाना सिखा रहे थे और फुटबॉल ना ये पापा के साथ खेल रही थी। ये गोद में बैठी हुई थी तो उन्होंने पीछे से आके ना इसको चेयर मारी है, अब्दुर्रहमान को ना कमर पे मारी हैं पीछे से ही। तो अनाया ना इनकी गोद में थी, ये कह रही है मेरे बाबा को ना मारो, मेरे बाबा को ना मारो, पर किसी को रहम नहीं आया। फिर ये पास हैं साइकिलों वाले भाई, उन्होंने अनाया को पकड़ा है, अनाया को उन्होंने ना अंदर छोड़ा है। वो अंदर करके गए हैं, वो 7 लोग थे। अब्दुर्रहमान के बकौल भी यही कहते थे कि 7 के 8 लोग थे और ये अकेले थे। इनको अब्दुर्रहमान को इतना मारा उन्होंने, यहाँ साइकिलों वालों की शॉप से राड उठा उठा के उनके सर पे मारे हैं, मार के इधर हमारे मेन डोर के सामने इनको गिरा गए। अब्दुर्रहमान ने कोई जगह नहीं छोड़ी है, FIR करवाई हैं, जो भी तरीक़ाकार है सब, मतलब जैसे ही उनके भाई वो सारा कुछ करते रहे हैं, पुलिस स्टेशन जाते रहे हैं। पुलिस ने इनको पकड़ा नहीं, मुलजमान को नहीं पकड़ा, उन्होंने रिट भी डलवाई है, फैसलाबाद तक गए हैं अब्दुर्रहमान और उनके भाई, वहाँ से ये 2 को पकड़ के लाए हैं, पता नहीं वो कौन थे, अब उनके भाई थे कौन थे ये नहीं पता। इसके बाद इन्होंने कोई इसके ऊपर ना काम नहीं किया, बस सुलह हो गई, सुलह हो गई, सुलह हो गई, पर कोई सुलह वगैरह का सीन नहीं था। अब ये 8 मुहर्रम की बात है, ना कोई बात है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। बच्चे नीचे खेल रहे थे, मैं इनको ऊपर ले आई हूँ, खाना वगैरह इनको दिया है, मैं भी नीचे ही थी अब्दुर्रहमान के पास। 6:30 बजे मैं ऊपर आई हूँ, बच्चों को लेके मैंने खाना वगैरह बनाया है, 7:45 बजे की बात है। बच्चों को बाहर खाना दे के मैं अभी इधर ही आई हूँ, यहाँ इधर से मैं ना अभी सीढ़ियों पे भी नहीं गई, तो अनाया ठा ठा की आवाज़ आई है। अनाया ऊपर चढ़ी है, मामा मेरे पापा को मार गए, मेरे पापा मर गए हैं, कहती मेरे पापा मर गए हैं मामा। मैं फिर नीचे उतरी हूँ, मैंने कहा अल्लाह खैर। वो नीचे वाले अंकल है रेंट पे दिया मैं हमने घर, उनको मैंने कहा अंकल मन भाई पे कॉल करना, वो कहते बाजी होया कि मैं नीचे भागी गई। अब्दुर्रहमान हमारे मेन डोर पे ऐसे लेटे हुए, मैं तो जान ही नहीं, जैसे आईज उनकी ओपन, शीशे के ऊपर वो लेटे हुए हैं, ना उनमें कोई जान। मैं कह रही हूँ सारे लोग खड़े उधर तमाशा देख रहे हैं, किसी ने नहीं अब्दुर्रहमान को उठाया, किसी ने नहीं उठाया कि चलो कोई उन्हें सीधा ही कर दे। मैंने फिर जो मेरे मुंह में है मैंने कहा गंजरो उठा लो, उन्हें कोई हॉस्पिटल ही ले जाओ, कोई 15 पे कॉल कर दो, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरा शोहर उधर ऐसे पड़ा हुआ था, उसकी आईज ऐसे ओपन हुई थी जैसे बोला बारिश था, मुझे यतीम मेरे बच्चों को कर दिया। मेरी वज़ीर आला पंजाब से क्या अपील करेंगी मरियम आप अपने खामद के कत्ल पे? जैसे उन्होंने मेरे शोहर को मारा, मैंने भी उन्हें ऐसे ही मारना है। मैंने तो उसकी कल तस्वीर देखी है, इतनी मोटी मोटी आइज वाला, उसकी आइज में चूड़ियाँ मारो, बगैरत इंसान के मेरा हंसता बसता कर 30 सेकंड भी नहीं लगे, मेरी दुनिया उजाड़ दी, मेरे बच्चों को यतीम कर दिया। वो किसको पापा बोलेंगी, मैं किसको कहूँगी नाया के पापा खाना ले लो, खाना खा लो पहले, फिर काम कर लेना है ना। मैं आता हूँ थोड़ी देर तक, तू खाना लगा ना, अब मैं क्या करूँगी। जी बिल्कुल, आपने मकतूल की बेवा की गुफ्तगू सुनी, गमगीन है, बदहाल है, अपने मासूम बच्चों के मुस्तकबिल का फ़िक्र है। छोटी सी 4 साल की बच्ची उसकी, जिसने आकर माँ को ख़बर दी कि हमारे बाप को मार डाला, ज़ालिमों ने कत्ल कर दिया, बड़ी बेरहमी से गोलियां मार दी गई।
बहरहाल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के सामने ये केस है और उन तक ये अपील किसी भी तवज्जो से पहुंच सकती है, मकतूल की बेवा की, मकतूल की वालदा की, तो उन्हें चाहिए कि वो इस ख़ानदान को इंसाफ फराहम करें। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना शुमाली छावनी, इन्वेस्टिगेशन शुमाली छावनी और सीसीडी का थाना शुमाली छावनी जो है कैंट का, वो बना है, उसके बाहर मौजूद हूँ। इस थाने से कुछ फासले पर ही मकतूल अब्दुर्रहमान का जो है घर है और अब्दुर्रहमान के घर से कुछ 4 घर छोड़ के जो मुल्ज़मान हैं, काला डोगर, अशरफ उर्फ नोला डोगर और साबिर डोगर जो हैं, उनका असगर डोगर, उनका घर है। मुल्ज़मान भी इस इलाके में है, थाने से कुछ फासले पर हैं। मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ बहुत सी FIR दर्ज हैं। मकतूल ख़ानदान का कहना है कि 30 से ज़ायद FIR जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ दर्ज हैं और 3 FIR जिनमें ऐसी हैं जो मकतूल अब्दुर्रहमान की जानिब से मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ दर्ज करवाई गई थी और उन्होंने जो FIR दर्ज करवाई थी उनमें पुलिस ने जो है वो मुल्ज़मान को गिरफ़्तार नहीं किया। पुलिस की तरफ से साज़बाज़ कह लें या पुलिस जो है मुल्ज़मान को अपना रिलीफ दिया करती थी और उनको गिरफ़्तार नहीं किया। अगर उनको गिरफ़्तार किया होता तो आज अब्दुर्रहमान ज़िंदा होता, उसकी बच्चियाँ, कम सिन बच्चियाँ, मासूम बच्चियाँ जो हैं वो यतीम ना होती। मकतूल के भाई तैयब ने, अहले खाना ने, उसकी वालदा ने, उसकी बेवा ने यही इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे साथ मुसलसल पिछले 1-1.5 साल से जो ज़्यादतियाँ हो रही थीं, जो जुल्म हो रहा था इस ख़ानदान की तरफ से, डोगर ख़ानदान की तरफ से, अगर पुलिस उनको रोक लेती, उनको गिरफ़्तार करके उनको सज़ा दिलवाती तो आज हमारे साथ जुल्म ना होता, आज हम यतीमी और बेआसरगी की ज़िंदगी जो है वो ना गुजारते। इस हवाले से क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है CCD, उसके एडिशनल IG सुहेल ज़फ़र चट्ठा हैं, उनको भी देखना चाहिए। वैसे तो सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब का जो मौक़िफ़ है वो है कि हम उन केसेस की तफ्तीश किया करते हैं जिनमें जो मुद्दई होते हैं या गवाह होते हैं उनकी जान को ख़तरा हो या उनको मार दिया जाए। तो अब किस चीज़ का इंतज़ार है, अब किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? एक ऐसा शख्स जिसने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, 3 मुकदमात दर्ज करवाए, उसको मुकदमा, उसके जान की ख़तरा था, थ्रेट थी, बार बार उस पर अटैक किए जा रहे थे, उसको धमकाया जा रहा था। एक भत्ता माफिया, एक जुआ माफिया जो मुख्तलिफ़ इलाके के लोगों पर जो है वो जुल्म सितम कर रहे थे। अहले इलाका ने भी उनके जो कारस्तानियाँ हैं उसके मुतल्लिक हमें बताया है कि ये डोगर ख़ानदान, काला डोगर हो गया और उसके भाई जो हैं FIR के जो नामजद मुलज़म हैं असगर डोगर और नोला गुजर वगैरह, उनके जुल्म व सितम की दास्तानें वो बयान कर रहे थे। तो अब सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब से मैं कहूँगा कि अब तो इस मुकदमात का जो मुद्दई था उसको भी मुल्ज़मान ने मार दिया है, तो अब उन्हें इस केस को चाहिए कि देखना भी चाहिए और इन मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाने के लिए या उनको कैफ़र किरदार तक पहुंचाने के लिए उनको भी एक्टिव होना पड़ेगा। ये केस उनको लेना पड़ेगा और इस केस के जो मुल्ज़मान हैं उनको जो है वो सज़ा CCD को जो है वो दिलवानी पड़ेगी और जो मुतासरा ख़ानदान है उन्हें इंसाफ फराहम करना पड़ेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।